Hello everyone, we hope your preparations are going good. This video we are going to discuss with you how you should be preparing in the 2.5 days that you have before your risk management examination, and there's some basic do's and don'ts that you should be following while you are in the examination hall. तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल पे, उसके बारे में बात करेंगे हम. एंड 2.5 दिन है क्योंकि आपके पास, तो 2.5 दिन में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किस ऑर्डर में प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं. Before we start off, be very clear about this fact कि we are not going to give you something very extraordinary and out of the world. तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत पहले से प्री कंसीव नोशन आता है कि बहुत कुछ हाई फाई मैं बताने वाला हूं. कुछ नहीं, मैं कुछ बेसिक सिंपल फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा. कुछ चीजें जो हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए जब आप प्रिपेयर करेंगे और जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे होंगे. सो वॉच इट टिल द एंड एंड देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कमिंग अप फॉर यू ऑल. हमारे रिस्क मैनेजमेंट के पेपर के पहले हमारे पास 2.5 दिन का टाइम है. एंड गोज विदाउट सेइंग फॉर एन ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड गिवन द आरएम पेपर, अगर आपने पहले आरएम पढ़ा है एक बार या 2 बार एटलीस्ट, जो आई एम श्योर भले इलेक्टिव हो आपने एटलीस्ट उतना तो प्रिपेयर किया होगा होपफुली, बट अगर आपने पढ़ा है तो 2.5 दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है हमारे पास. Given the fact that we have a little extra time, depending upon your comfort, दो चीज पे डिपेंड करेगा, आपका पहले से आरएम का प्रिपरेशन कैसा है एंड आपका कंफर्ट कितना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स. अदरवाइज रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली द टैक्सेस. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट, अगर आप चाहें तो आप हाफ अ डे डीटी को दे सकते हैं. डीटी आपको पता है, सबको पता है कितना बड़ा एक समुंदर है जो आपके पास है. मतलब सर डीटी में तो लोग बोलते हैं हमारे को कि सर कहां घुसते हैं, इट्स लाइक अ सी ऑफ ओशन. सर सी है, ओशन है सर, कहां घुसते और फिर कहां निकलते पता ही नहीं चलता है पढ़ते पढ़ते. So obviously you have a lot of things in DT to study, and क्योंकि 2.5 दिन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, तो जब आप कॉस्ट के एग्जाम के बाद वापस आ रहे हो वो इवनिंग मैक्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग जितना टाइम आप यूज कर सकते हो फॉर DT. बट डेफिनेटली नेक्स्ट डे सेकेंड हाफ, तो संडे को अगर आप कॉस्ट का एग्जाम देकर आ रहे हो, संडे इवनिंग मैक्सिमम मंडे फर्स्ट हाफ तक आप DT कर सकते हो. मंडे आफ्टरनून तक डेफिनेटली आपका आरएम शुरू हो जाना चाहिए. उससे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा वरना लास्ट मिनट पैनिक का भी रिस्क आ जाता है. जब आप पढ़ना शुरू कर रहे होंगे, आई होप दिस इज आवर सीए फाइनल का रिस्क मैनेजमेंट का बुक, जो हो सकता है आपने अभी तक ग्रैब कर लिया हो. इफ यू हैव नॉट ग्रैब्ड इट, grab your copy. We are also trying for a 1-day speed delivery for people who want to a copy of theirs, depending upon the pin codes and if it's available, but we can try and provide you with the 1-day deliveries also. We call this your companion to examination hall, and this is truly your companion to examination hall. It's a summary book जहां हर एक चैप्टर का कॉम्पैक्ट समरीज वगैरह दिया हुआ है, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज मैपिंग दिया हुआ है विद द ICI मटेरियल. एंड दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल एज माय स्टूडेंट्स टेल मी. जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी बुक परचेज किया है, जो एग्जिस्टिंग हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल टेल मी सर इसके बाद हमारे लिए ICI बुक से पढ़ना और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया. बिकॉज फ्रैंकली सर ICI की बुक में हमारे को कई बार ऐसा लगता है कि चीजें रेपिटेटिव है, वही सेम ही चीज हर चैप्टर में बार बार पढ़ते जा रहे हैं. यहाँ चीजें क्योंकि प्रॉपर्ली कोरिलेट की हुई है, कॉम्पैक्ट करके दी हुई है, तो हमारे लिए उसको असिमुलेट करना, रिटेन कर पाना और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है. प्लस अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली मैट के बेसिस पे लिख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो मैट के बेसिस में ICI मैट को रेफर करके ओवरली डिटेल्ड आंसर्स लिख सकते हैं. सो दिस मेक्स योर लाइफ डेफिनेटली इजी. ग्रैब योर कॉपी इफ यू हैवंट गैदर्ड वन टिल नाउ. Okay, coming back. So once you have come back from your cost paper, ideally you can give some time to DT. That is what I would suggest. Once you start preparing for RM, the first thing that you need to know is certain facts. एक important चीज आपको बताता हूं, ध्यान देना. RM के पेपर में you have to attempt 4 out of 5 case studies of 25 marks each. यानी टोटल पेपर आपका 125 मार्क का आता है. सर ये सब पता है हमारे को सर, आप लास्ट डे हमारे को इसमें कुछ समझने का है, ध्यान देना 2 मिनट. आपका टोटल पेपर 125 मार्क का आता है. 4 केस स्टडीज आते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं 25-25 मार्क के. टोटल 5 केस स्टडीज आपके पेपर में होते हैं 25-25 मार्क के. इस 125 मार्क्स में से 50 मार्क्स का MCQs होता है. क्या सर MCQ 40 मार्क्स का ही आता है ना. आप 4 केस स्टडी अटेम्प्ट करते हो, उसमें 10-10 मार्क का MCQ, 40 मार्क्स आप अटेम्प्ट करते हो, लेकिन 5 केस स्टडी में 10-10 मार्क का MCQ होता है. यानी आपके 125 मार्क में 50 मार्क्स का MCQ हट गया. बचा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 75 मार्क का, 75 मार्क्स. 75 मार्क्स में आउट ऑफ द 75 मार्क्स 10 to 12 मार्क्स इज गोना बी द वेटेज फॉर प्रैक्टिकल्स.
So ideally we will expect around 2 questions of practicals is what I would expect, 2 questions and about 12 marks of weightage of practicals is what I would be expecting. 12 का 13-14 हो सकता है या 10 हो सकता है, उतना वेट डिफरेंस होगा, बट 2 क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिकल्स होंगे जो, लेकिन उतना ही होगा. तो 125 मार्क में अराउंड 12 मार्क के आसपास यानी अराउंड 10% का वेटेज होगा खाली प्रैक्टिकल्स का इन अ प्रॉपर 125 मार्क पेपर. इसीलिए प्योर थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है. प्रैक्टिकल्स आएगा लेकिन बहुत कम वेटेज होगा उसका, तो प्रैक्टिकल्स देखना है लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है. हाँ, स्कोरिंग एरिया इसलिए देखा हुआ होना जरूरी है. बचा हुआ अप्रोक्सीमेटली 65 मार्क्स, बचा हुआ अप्रोक्सीमेटली 65 मार्क्स में से 40 मार्क्स, दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, विल बी डायरेक्ट थ्योरी. सर व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट थ्योरी? 40 मार्क्स का थ्योरी ऐसा होगा जिसका आंसर आपको डायरेक्टली आईसीआई मटेरियल में मिल जाएगा. ओ सर डायरेक्टली बुक में से निकाल के आपको लिखना रहेगा? नहीं नहीं, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. आप फाइनल के स्टूडेंट है, सो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि खाली कॉपी पेस्ट करना रहेगा, आपको समझ के आंसर करना रहेगा, लेकिन उसका आंसर डायरेक्ट आईसीआई मटेरियल में होने वाला है. यू जस्ट नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लोकेट इट इन द आईसीआई मटेरियल एंड द हार्ड वर्क इज डन. We obviously make the location part even more convenient with the summary book and the chapter wise mapping. Question interpretation obviously you will have to do, you have to understand from the question exactly what is the topic that they're trying to want from you, but the answer will be directly available in the ICI material for at least 40 marks. The remaining, which is going to be approximately 20 marks, 20 to 25 marks, this is going to be application based questions. So what is application based questions? This is going to be a question where you will not have a direct answer in the ICI material, but you will have to apply the knowledge. तो ICI में जो रेलेवेंट कंटेंट भी मिलेगा वो रेलेवेंट आंसर नहीं होगा, उसके बेसिस पे समझ के आपको अपने लैंग्वेज में अपने अंडरस्टैंडिंग के इंसान से अपने को आंसर करना रहेगा. यू वोंट हैव अ रेडीमेड आंसर इन द ICI मटेरियल बेस्ड अपॉन द नॉलेज दैट यू अंडरस्टूड, बेस्ड अपॉन व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुक कॉन्सेप्ट्स. यू हैव टू देन राइट योर आंसर, बट दैट्स गोट बी योर आंसर. यू विल नॉट हैव अ डायरेक्ट आंसर फ्रॉम द ICI मटेरियल, बट दैट्स 20 मार्क्स आउट ऑफ द एंटायर पेपर. एंड क्योंकि पांचों केस स्टडी में ये छुपे हुए होंगे थोड़े थोड़े, ऑन एन एवरेज एक पेपर में आपको सिर्फ 15 मार्क का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा ऑन एन एवरेज. हाँ जी, ऑन एन एवरेज आपको पेपर में सिर्फ 15 मार्क का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, यानी 85 मार्क्स ऑफ द पेपर आप डायरेक्टली आईसीआई मटेरियल के बेसिस पे आंसर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने आईसीआई मटेरियल ढंग से पढ़ा है. Which is why my focus always and always is that you have to prepare from ICI material. This is very very important. Even in my classes, all my lectures, all my classes are based upon ICI material. Only we provide the revisionary material like we've been telling you, but that is only as a companion in the examination hall that helps you prepare in the examination halls in the 1.5 2.5 days before the examination halls. But the classes, the lectures are purely based upon ICI material only. Mentioning about the lectures, just to also let you know, so we are basically starting off with, for the first time, we are going to be starting off with online live lectures for risk management. Yes, we're coming live and we're coming online live for risk management. This is going to be starting off 3rd week of December. And the best part, for the first time we will have batches that will be a combination of only English batches. So only English batches where we will be, the lectures will be purely available in English, एंड लेक्चर्स जहां पे थोड़े वर्नाक्युलर्स हिंदी भी हम यूज कर रहे होंगे एंड इंग्लिश भी यूज कर रहे होंगे. सो ओनली इंग्लिश एंड इंग्लिश प्लस हिंदी, बोथ द बैचेस विल बी स्टार्टिंग ऑफ 3rd weeks of December. So if you have friends or anyone who might be interested, please do let them know. These are the contact details available. These batches would definitely be available. Purely ICI content based lectures is what we offer. Coming back, so our discussions. So अल्टीमेटली आपका बुक से अच्छे से पढ़ा हुआ होना जरूरी है. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडीड थॉरली विद द आईसीआई मटेरियल. 85 मार्क्स इज डेफिनेटली दैट यू कैन अटेम्प्ट प्रॉपर्ली. ऑब्वियसली हाउ वेल यू राइट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू स्कोर, बट अटेम्प्ट आप 85 अच्छे से कर सकते हो. एंड अगर थोड़ा सा भी नॉलेज को अप्लाई कर लोगे, यू कैन डू वंडर्स इन द पेपर. दैट इज व्हाट मेक्स रिस्क मैनेजमेंट अ वेरी स्कोरिंग पेपर. वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर्स इज व्हाट आई कॉल RM. Not because I am offering lectures for that, but because that is how it is. It is definitely one of the most scoring of the electives available. Now, when you are preparing the 9 chapters, Sunday I have been suggesting, if you are confidently prepared with RM, आपने एक या 2 बार किया है तो थोड़ा सा DT करते हैं. मंडे सुबह सुबह थोड़ा टाइम DT करते हैं. मंडे 12 बजे के आसपास हम RM के साथ शुरू करते हैं. RM में 2 चैप्टर है आपके जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है ना. देयर आर टू चैप्टर्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आरएम पर्सपेक्टिव, व्हिच इज गॉट टू बी चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6. दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ पेज नंबर वाइज बात करें तो चैप्टर 9 और ज्यादा बड़ा है आपका, बट 2 एंड 6 दो ऐसे चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, टेक्निकल चैप्टर क्वेश्चंस हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे. सो ये दोनों चैप्टर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपके किए हुए होने चाहिए. इसको अच्छा टाइम देना है, ढंग से प्रिपेयर करना है. सो कैसे? मंडे अगर आप 12 बजे के आसपास शुरू करते हैं विद द प्रिपरेशंस फॉर आरएम, सो अराउंड सबसे पहले चैप्टर 2 इज वन ऑफ द चैप्टर्स जिससे आप डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ कर सकते हैं. चैप्टर 2 और 6 में से एक चैप्टर, प्रेफरेबली 2 आप मंडे करेंगे और एक चैप्टर 6 आप ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग फ्रेश माइंड से करेंगे. सुबह सुबह फ्रेश माइंड बेस्ट पढ़ाई होता है, इसलिए चैप्टर 6 कीप इट फ्रॉम ट्यूसडे मॉर्निंग. सो मंडे आई वुड सजेस्ट यू शुड डू चैप्टर 2 and there are 4 small chapters in our syllabus. The 4 small chapters are 1, 3, 5 and 8. 1, 3, 5 and 8 are definitely 4 chapters that are very very simple, easy, small chapters. 5 वैसे easy नहीं है, 5 में कई सारे technical concepts भी है, वैर वाला chapter है, लेकिन relatively small है, easier chapters में से है. तो ये 4 chapters में से मे बी एटलीस्ट 3 chapters you should finish off on Monday. So Monday को हम 4 chapter कर रहे होंगे, chapter 2 करेंगे and 1, 3, 5, 8 में से कोई भी 3 chapters कर लेंगे. ये 4 chapter मेरा first day finish हो जाएगा. Next day when I'm moving in, I am again doing chapter 6, obviously one of the important chapters. 1, 3, 5, 8 में से 2 chapter उस दिन मैं खत्म कर रहा हूंगा. बचे हुए chapters में से which is going to be 4, 7 and 9, I would suggest आप at least 4 और 9 उस दिन कर लो and 7 आप रखो एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग के लिए. 7 एक चैप्टर है जिसमें बहुत स्ट्रेच्ड थ्योरी है. आई कॉल इट स्ट्रेच थ्योरी बिकॉज बहुत बिना मतलब का घसीटा हुआ कुछ टॉपिक्स है. तो 7 जैसा चैप्टर आई वुड सजेस्ट आपको एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह करना चाहिए. 2 घंटा उसको देकर फ्रेश माइंड से फिर कुछ पेपर डिस्कशंस करके पेपर्स देखकर हम एग्जाम मोड में चले जाएंगे. बट प्रिपरेशन वाइज आई वुड सजेस्ट 4, 4 and 1 एज द चैप्टर्स. 4 चैप्टर आप पहला दिन करोगे, चैप्टर 2 एंड 3 छोटे चैप्टर्स. नेक्स्ट टाइम करेंगे चैप्टर 6 और 3 चैप्टर्स. 3 थोड़ा छोटा चैप्टर्स नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली उस दिन हमारे पास पूरा दिन होगा. मंडे को हम 12 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ट्यूसडे हमारे पास पूरा दिन होगा, तो थोड़ा टाइम ज्यादा है हमारे पास. तो ऑब्वियसली हम लोग ट्यूसडे को चैप्टर 6 के साथ में 3 चैप्टर और कर रहे होंगे. टोटल 4 चैप्टर मंडे को किया हमने, 4 चैप्टर हमने ट्यूसडे को फिनिश किया एंड 1 चैप्टर हम फिनिश कर रहे होंगे ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग. दैट्स हाउ वी डू द 9 चैप्टर्स ऑफ आरएम. You should definitely see about 2 to 3 case studies on the exam day morning. वो कौन से केस स्टडीज होंगे ये आइडियली आपके पहले से देखे हुए होने चाहिए. कुछ फ्रेश उस दिन मॉर्निंग में नहीं देखना चाहिए वरना थोड़ा पैनिकी हो जाते हैं. लेकिन पहले से देखा हुआ केस स्टडीज वगैरह होना चाहिए. लेकिन 2 या 3 केस स्टडीज उस दिन सुबह सुबह आपको डेफिनेटली देखने चाहिए. दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल. अगर आपका पहले से नहीं भी देखा हुआ है तो सॉल्व्ड केस स्टडीज खाली देखेंगे हम लोग, ठीक है ना. एमटीपी देख लेंगे करंट टर्म वाला, या 2-3 आईसीए के वेबसाइट्स पे सॉल्व्ड केस स्टडीज अवेलेबल, उनको केस स्टडी विद क्वेश्चंस देखिएगा ताकि एक आइडिया लग जाए किस तरह केस स्टडी को इंटरप्रेट करना रहता है, रीड कैसे करना रहता है. वो खाली प्रैक्टिस वाला चीज के लिए 1 या 2 केस स्टडी एटलीस्ट, लेकिन आपको एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह देखना चाहिए. तो एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं, सुबह सुबह 2 घंटा में हम चैप्टर 7 करेंगे, 2 घंटे में हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे, फिर एग्जाम मोड के लिए आगे बढ़ जाएंगे. दैट इज हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग. लेकिन 4 घंटा सुबह सुबह भी फ्रेश माइंड से करेंगे हम लोग. ओके, सो व्हेन आई कम इनटू द एग्जामिनेशन हॉल नाउ, मूविंग ऑन. जब हम एग्जाम हॉल में आ रहे होंगे, जब आपको एग्जाम में अपना पेपर मिलता है, तो कई बार आप लोगों ने जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देखा होगा, तो मॉक टेस्ट वगैरह में कई बार 15-15 मार्क का केस स्टडीज भी आपको दिखता है. हमारे पेपर के पैटर्न में नवंबर 19 का पेपर अगर आप देखो और उसका पैटर्न देखोगे, सो वी डोंट हैव एनी मोर 15 मार्क का क्वेश्चंस. 5 केस स्टडीज होंगे. नवंबर 19 का पेपर अगर आपको बताऊं तो 3 केस स्टडीज थे जिसमें 10-10 मार्क का था एमसीक्यू. उसके बाद क्वेश्चंस थे 6, 5 and 4. 6, 5 and 4 मिला के होता है 15 मार्क. तो दैट इज हाउ द 25 मार्क का एक केस स्टडी था. 10 मार्क का एमसीक्यू और 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4. चौथा केस स्टडी में था 5, 5, 5, 15 मार्क. और लास्ट केस स्टडी में था 7, 4, 4. सर इसका मतलब मेरे आरएम के पेपर में एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ क्वेश्चंस होगा 4 मार्क टू 7 मार्क. We are not expecting a 15 mark question anymore. We are expecting questions to be 4 marks to 7 marks. सर इसका मतलब वो जो लंबे आंसर्स के कई सारे केस स्टडीज इनिशियल लेवल के पेपर्स में आए थे, वैसा पेपर्स we will not expect. We will expect the studies to be having questions of 4 marks to 7 marks के रेंज का.
इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लिए आंसर कर पाना ज्यादा कन्वीनियंट एंड ज्यादा कॉम्पैक्ट बेटर आंसर लिख पाना पॉसिबल हो पाता है। अब केस स्टडी चूज करना एग्जाम हॉल में आने के बाद। सो व्हाट हैपेंस इज, मेरा ऐसा मानना है कि इट इज 5 में से कोई भी 4 केस स्टडी करना है, लेकिन जनरली फर्स्ट केस स्टडी में कई बार कुछ ट्विकी रहता है, एंड ह्यूमन नेचर होता है कि सबसे पहला केस स्टडी से पढ़ना शुरू करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट डोंट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट केस स्टडी, सेकंड या थर्ड केस स्टडी से रीड करना शुरू करिएगा, क्योंकि सेकंड या थर्ड केस स्टडी में आपको एक केस स्टडी डेफिनेटली ऐसा मिलेगा जो इजी नहीं, बहुत इजी होगा, और वो आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है टू स्टार्ट ऑफ योर पेपर। आपको शुरू में ही 5 में 4 केस स्टडी सेलेक्ट नहीं करना है। कुछ लोग हो जाता है कि सारा केस स्टडी पढ़ने बैठ जाते हैं, अरे नहीं, हमको एक केस स्टडी मिल गया जो हमको अटेम्प्ट करना है, मेरे को समझ में आ गया, हम उसको लेके शुरू कर देगा पेपर लिखना। योर फर्स्ट आंसर, यू हैव टू बी केयरफुल, यू शुड सेलेक्ट अ केस स्टडी जो आपको सबसे अच्छे से आता है, बिकॉज योर फर्स्ट आंसर हैज टू बी योर बेस्ट आंसर। बट लाइक आई ऑलवेज से इन ऑल माय बैचेस, you don't have to write just one answer. So obviously you have to write well, but don't overwrite the first case study, because obviously कई बार होता है लोग थोड़े स्लो हो जाते हैं इनिशियल में, बाद में जाके रियलाइज करते हैं कि थोड़ा सा टाइम क्रंच आ गया, जो अदरवाइज नहीं होता है आरएम के पेपर में। So select your first case study. केस स्टडी सेलेक्ट करते टाइम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देखना है, लेकिन एमसीक्यूज को भी ध्यान दीजिएगा। लोग बोलते हैं सर 60 मार्क का डिस्क्रिप्टिव से, आई एग्री, लेकिन उससे ज्यादा 40 मार्क का एमसीक्यू काम का है, बिकॉज उसमें डायरेक्ट पूरा 40 में 40 आने का पोटेंशियल है हमारे पास। सो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखना है, डिस्क्रिप्टिव भी देखना है जब केस स्टडी सेलेक्ट कर रहे होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ केस स्टडीज होते हैं जिसमें 5x2 5 केस स्टडी 5 एमसीक्यूज होते हैं 2-2 मार्क के, कईयों में 10 होगा 1-1 मार्क का। तो अलग अलग पैटर्न है, एमसीक्यूज भी देखिएगा अपना केस स्टडी सेलेक्ट करते टाइम। नाउ एमसीक्यूज में कुछ एमसीक्यूज होंगे जिसका आंसर आपको केस स्टडी के बेसिस पे मिल जाता है, कुछ होगा जिसको आपको डायरेक्टली याद होगा, उसका आंसर्स वगैरह आप लोकेट करके इमीडिएटली आंसर कर सकते हो। कुछ एमसीक्यूज होंगे जिनके आंसर आपको आईसीआई मटेरियल में ढूंढना होगा, यू विल नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई डोंट सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप शुरू में ही ढूंढना शुरू कर दीजिए। आई डोंट सजेस्ट दैट। वाई? क्योंकि सर जब हम डिस्क्रिप्टिव लिख रहे होंगे तो भी शुरू में ऐसे भी हाथ कम चलता है, शुरू में लिखना शुरू करते हैं, एक मोमेंटम फ्लो बिल्डअप करते हैं। By the time I finish the second case study or I'm in the third case study, then I will go through the MCQs जो मेरा बचा हुआ है। इससे क्या होगा, मेरा बार कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक डिस्क्रिप्टिव का आंसर ढूंढने गया, मेरे को दूसरा MCQ का भी एक आंसर मिल गया। So I would save on that time of searching twice for the same thing for MCQs and for descriptives। तो MCQs 2 केस स्टडी के बाद थर्ड केस स्टडी में जब आते तब तीनों का केस स्टडीज एक साथ देख लेंगे, जो बचा हुआ होगा, जो डायरेक्ट आता होगा उसको मार्क करते चल रहे होंगे, बाकी थर्ड के साथ एक बार देख लेंगे, जो फिर भी बच जाएगा वो लास्ट में एक साथ देखेंगे, जो भी टिक टैक टू करना रहेगा। लेकिन शुरू में एमसीक्यूज के लिए रुकना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव के साथ एक मोमेंटम बिल्डअप करना जरूरी होगा। सेकंड या थर्ड केस स्टडी में एक केस स्टडी डेफिनेटली इजी होगा, 5 में से 1 या 2 केस स्टडी होगा जो डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकी होगा, जो ट्विकी होगा। जनरली वो कौन से 2 होने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करके उनमें से एक को एलिमिनेट कर देना ताकि हम उसको ऑप्शन में निकाल सके, ये बहुत क्रूशियल होता है। तो अगर आप 2 इजी ढूंढ लिए तो आपका लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाता है, क्योंकि आपने 2 केस स्टडी करते करते एक मोमेंटम भी बिल्ड हो जाता है, आप फ्लो में भी आ चुके होते, 2 केस स्टडी लिख चुके होते, 50 मार्क्स इज ऑलरेडी डन। फिर आपके लिए थर्ड एंड फोर्थ केस स्टडी सेलेक्ट कर पाना एक रिलेटिवली ज्यादा इजी हो जाता है एग्जाम हॉल में। लेकिन वो फर्स्ट एंड सेकंड केस स्टडी सेलेक्ट करने के लिए हमेशा आई वुड सजेस्ट सेकंड थर्ड केस स्टडी पे फोकस करना, उनमें से डेफिनेटली एक केस स्टडी मिलेगा जिससे आप पेपर शुरू कर सकते हो। स्टार्ट कर दिया तो मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। एमसीक्यूज के लिए कई बार ऐसा होगा कि आपको आंसर डायरेक्टली नहीं दिखेगा, इट मे बी इन द केस स्टडी, इट मे बी इन द आईसीआई टेक्स्ट, और इट मे बी जस्ट सिंपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस स्टडी। तो केस स्टडीज में एमसीक्यूज में भी कई बार दिमाग लग सकता है, तो उसके लिए टाइम रखना हाथ में। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव कर एमसीक्यू तो टिक टैक तो 10 मिनट में कर लेंगे, ऐसा नहीं हो, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा, एफर्ट लगेगा, तो टाइम रखना है उसके लिए हाथ में। बाकी विद द आरएम पेपर, फिनिशिंग द पेपर इज नेवर सच अ प्रॉब्लम, सो टेक योर टाइम, बट एट द सेम टाइम मैनेज योर टाइम वेल while you are answering. Let's say if I have been able to locate the question directly in the ICI material, like I said 40 mark का questions direct होगा, तो once you are even able to locate in the ICI material, don't copy paste the ICI content. That's also what I say, that you don't have to copy paste. आप final के बच्चे हो, you're a final level student, so you don't just have to copy from the ICI material and give it in the examination hall. You have to read that content and then write your answer. You don't have to copy paste, you have to write an answer. So your answer has to be your understanding of the concept and your version of it, rather than a copy paste verbatim from the ICI text.
couple of lines, pick up important lines, but also write your understanding of those lines rather than just a copy paste. That's where you improve upon your answer, create an edge over others in the market. Everybody, if I know this answer, most people will do what? They will copy paste from the ICI and write it. Don't just do that. Create an edge for yourself. Give your understanding of that answer rather than a copy paste of the ICI content. It will always create an edge, good impression in the examiner's mind, good marks for you in the ultimate answers. So definitely makes a difference for you. Stick to ICI material. Most importantly, obviously, like I've been saying, our mat will definitely be of help to you. So this is how we have tried creating a lot of charts in it. If you would have seen, we've created a lot of multicolored charts in this. There are a lot of diagrams for you, so it makes help. It is a lot of help for you. There is a chapter wise mapping available right at the end, so that helps you to be able to locate the topics right in the ICI material, so that you know where exactly is the topic, and you can then easily pick it up and write it. That's how that is given. Okay, order your copy if it's required. It would be of help if you can manage to get your copy immediately. बाकी आंसर करते टाइम दो चीज का ध्यान रखिएगा. कई बार क्वेश्चन may not be as direct as it looks. There may be a hidden trick into it. So focus. Try and read the question twice and then answer. RM जैसे पेपर में कई बार lot of topics are similar in different chapters. दो तीन चैप्टर में कई बार एक ही चीज ऐसा लगता है यहाँ पे भी पढ़ा यहाँ पे भी पढ़ा. So they will give you an indication. There will be some kind of a hint for you to understand which version is what they are wanting. Read the question thoroughly and you will be able to pick your answers. And when you write your version of it and don't just copy paste it from the ICI material. Baki, I'm sure you've been preparing well, and these are just small little guidelines that will help you to even perform better in the final day in the examination halls. I hope this video helps you, this book helps you, and you are able to do wonders in the RM paper. My best wishes, all the best to all of you. Do give us your feedback and your comments, and we would love to help you out further in the future exams as well, to your successors and to your friends, whoever comes after you all in the next terms. Thank you everyone. All the best for the exams. Thank you.